जापान की टेक्नोलॉजी में आखिर ऐसी क्या खास बात है? नहीं, ये सिर्फ नए नए गैजेट्स और चमकती दमकती मशीनों की कहानी नहीं है। इससे कई ज्यादा गहरी है। आज हम उन सकाफती और माहौलियाती ताकतों की तह तक जाएंगे जो दुनिया की कुछ सबसे हैरत अंगेज इजादात को जन्म देती हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखें, ये जापानी तकनीकी तरक्की की एक जबरदस्त अलामत है। शिनकानसेन की अगली नस्ल की टेस्ट ट्रेन ALFX। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये रफ्तार, हिफाजत और कारकर्दगी की उस ना खत्म होने वाली तलाश की एक जीती जागती मिसाल है जो मुस्तकबिल की तरफ परवाज करती महसूस होती है। और यहीं से हमारी गुफ्तगू का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। जापान की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी किसी ऐशो इशरत या फरावानी की पैदावार नहीं है, बल्कि हकीकत में ये शदीद दबाव और मजबूरियों का एक लाजमी रद्द-ए-अमल है। देखें, जापान की जिद्दत की कहानी दो बहुत बड़ी ताकतों के दरमियान जद्दोजहद की कहानी है। एक तरफ है कुदरत की बेरहम ताकत, मुसलसल जल्जले, तूफान, और दूसरी तरफ है वक्त का ना रुकने वाला सफ़र, एक तेज़ी से बूढ़ी होती कौम। यही वो चैलेंजेस हैं जिन्होंने जापान के मुनफरिद तकनीकी रास्ते को शक्ल दी है। अब जरा इन आदाद-ओ-शुमार पे नज़र डालें। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े चैलेंज की तस्वीर हैं। 2025 तक तकरीबन 4 लाख केयर वर्कर्स की कमी का सामना होगा और आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा 75 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाएगा। ये एक कौमी बहरान है और यही वजह है कि रोबोटिक्स जैसे तकनीकी हल को अब एक ज़रूरत के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जापान ने किस चीज़ पर भरोसा किया? इसका जवाब उनके एक बहुत गहरे सकाफती फ़लसफ़े में छिपा है, जो उनकी हर ईजाद की बुनियाद है। इसे मोनोज़िकोरी कहते हैं, जिसका लफ्ज़ी मतलब है चीज़ें बनाना। लेकिन ठहरें, ये किसी आम फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक आर्टिस्ट के स्टूडियो की तरह समझें, जहां हर तख्लीक में सिर्फ महारत नहीं बल्कि रूह भी शामिल होती है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो मानता है कि काम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि वो बनाने वाले को भी निखारता है, उसे बेहतर बनाता है। इस फ़लसफ़े की जड़ें ज़ेन बुद्ध मत में बहुत गहरी हैं। जैसा कि 16वें सदी के अजीम चाय के मास्टर सेनो रिक्यो ने कहा था कि बाहर का कमाल सिर्फ बनाने वाले की अंदरूनी पाकीज़गी से ही जन्म ले सकता है। यानी आपका काम आपकी रूह का एक आईना है। और ये सिर्फ फ़लसफ़े की बातें नहीं हैं। 1950 की दहाई में फोर्ड कंपनी ने महसूस किया कि उनकी जापानी साख्ता ट्रांसमिशंस को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जब इंजीनियर्स ने तहकीक की तो उन्होंने एक हैरानकुन बात देखी। जहां अमेरिकी पुर्जे सिर्फ बताई गई तफसीलात पर बमुश्किल पूरे उतरते थे, वहीं जापानी पुर्जे बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू के करीब थे। वो सिर्फ एक ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे थे, वो एक आइडियल, एक मिसालियत का एहतराम कर रहे थे। ये फ़लसफ़ा 3 बहुत मजबूत सतूनों पर खड़ा है। पहला है काइज़न, यानी मुसलसल बेहतरी का कभी ना खत्म होने वाला सफ़र, ये सोच के हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश बाकी रहती है। दूसरा है गेम्बा, यानी वो मुकद्दस जगह जहां असल काम होता है, चाहे वो फैक्ट्री का फर्श हो या सर्जन का ऑपरेशन थिएटर। और तीसरा ये ज़बरदस्त ख्याल के अगला अमल गाहक है, मतलब हर कोई क्वालिटी को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है, इससे पहले कि कोई खामी आगे बढ़े। तो चलें, अब इस फ़लसफ़े को एक्शन में देखते हैं, और इसकी शुरुआत जापान की सबसे मशहूर मिसाल शिनकानसेन, या जिसे दुनिया बुलेट ट्रेन कहती है, से करते हैं। पिछले 60 सालों से ये मुसलसल तरक्की की एक जिंदा दास्तान है। 1964 में 210 किलोमीटर फी घंटा से लेकर आज 320 किलोमीटर फी घंटा तक, और ALFX जैसी टेस्ट ट्रेनें तो इस हद को और भी आगे ले जा रही हैं। ये हरकत में काइज़न की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन इस फ़लसफ़े का सबसे ताकतवर, सबसे हैरानकुन नतीजा एक ऐसा नंबर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो नंबर है 0। जी हाँ, 1964 से आज तक शिनकानसेन के टकराने या पटरी से उतरने से 0 मुसाफिर हलाक हुए हैं। ये सिर्फ हिफाजत नहीं है, ये हिफाजत में कमाल है। और ये फ़लसफ़ा रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में भी नज़र आता है, जैसा कि 7 मिनट के मौजिज़े में। ये दुनिया भर में मशहूर सफाई का एक अमल है, जहां एक टीम ट्रेन के रुकते ही अंदर दाखिल होती है, हर कोने को मुकम्मल तौर पर साफ करती है और ट्रेन के रवाना होने से पहले झुककर सलाम करती है। ये इतनी निफासत और फ़ख्र से किया जाता है कि एक आम काम से बढ़कर कारकर्दगी का एक मुजाहिरा बन गया है। ये गेम्बा की एक जिंदा मिसाल है। और ये लगन सिर्फ रोज़मर्रा के कामों तक महदूद नहीं। इस कम शोर वाली विंड टनल जैसी गहरी साइंसी तहकीक भी काइज़ीन के लिए ही वक्फ है। यहाँ इंजीनियर्स मुसलसल ऐसे मसाइल को हल करने के लिए काम करते हैं, जैसे तेज़ रफ्तारी से पैदा होने वाला शोर, जो शहरी इलाकों में एक बड़ा मसला बन सकता है।
ये बेहतरी की एक ना खत्म होने वाली जुस्तजू है। अच्छा, अगर शिनकानसेन हरकत पर काबू पाने की कहानी है, तो जापान की इमारतें इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की एक इतनी ही मुतासिरकुन दास्तान सुनाती हैं। एक ऐसे मुल्क में जो मुसलसल लरसता रहता है, वो आखिर ज़ल्ज़लों के मुस्तकिल खतरे से निमटने के लिए कैसे तामीर करते हैं? इसका जवाब 3 बुनियादी उसूलों में छुपा है। पहला है ताइशीन, जो इमारत को सख्त और मजबूत बनाता है। इसे एक बॉक्सर की तरह समझें, जो एक घूंसे का मुकाबला करने के लिए अपने मसल्स को सख्त कर लेता है। दूसरा है सेशीन, जो झटकों को जज्ब करने के लिए गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स जैसे डैम्पर्स का इस्तेमाल करता है। और सबसे मॉडर्न है मेनशीन, जो इमारत को जमीन से ही अलग कर देता है, जिससे जमीन नीचे हिलती रहती है जबकि इमारत निस्बतन साकिन रहती है। ये ज़लज़ले के खिलाफ लड़ने के बजाय इसके साथ रक्स करने जैसा है। और हिफाजत का ये अज़्म सिर्फ फलकबोज इमारतों तक महदूद नहीं है, ये हर जगह नज़र आता है, जैसा कि एक आम रिहायशी इमारत पर लगी इस बैरूनी कुमक से जाहिर है। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है, ये लचक का एक नज़र आने वाला वादा है, इस बात की यकीन दहानी कि लोगों के घर महफूज हैं। और ये कोई एक ही हल नहीं है जो सब पर लागू हो। मुख्तलिफ ढांचे इन उसूलों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। टोक्यो स्काई ट्री जैसा देवहैकल टावर अपनी लचकदार कोर पर इन्हिसार करता है, जबकि ऊंची इमारतों में जदीद डैम्पिंग सिस्टम होते हैं और यहाँ तक कि आम घरों में भी मजबूत फ्रेम इस्तेमाल होते हैं। ये हर सतह पर हिफाजत को यकीनी बनाने का एक जामे तरीका है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दबाव की, आबादी का बहरान, और इसने जिद्दत तराजी के एक और शौबे को आगे बढ़ाया है, रोबोटिक्स। लेकिन जापान यहाँ दो बहुत मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहा है। एक तरफ कावासाकी के कीडो 9 जैसे सनती रोबोट्स हैं जो भारी खतरनाक काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें पैनासोनिक के नेकोबो जैसे रोबोट्स मिलते हैं, और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये रोबोट जानबूझकर बेकार बनाया गया है, ये सुस्त है, अनाड़ी है और बेमानी बातें करता है। क्यों? क्योंकि जापानी मुहक्किकीन ने एक गहरी इंसानी सच्चाई दरियाफ्त की है। सिर्फ इंसानी मेहनत की जगह ले लेना बूढ़े लोगों में मकसद के एहसास को खत्म कर सकता है। नेकोबो की कमजोरी हमारी देखभाल करने की बुनियादी जिबलत को जगाती है। इस तरह इसका मालिक सिर्फ वो नहीं रहता जिसकी देखभाल की जा रही हो, बल्कि वो खुद एक देखभाल करने वाला बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी के जरिए हमदर्दी पैदा करने का एक शानदार तरीका है। तो पाबंदी, फिलसफे और हमदर्दी के इस अनोखे इम्तिजाज ने ऐसे हल पैदा किए हैं जिन्होंने खामोशी से दुनिया को बदल दिया है। इसके बारे में ज़रा सोचें। QR कोड्स, जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जोड़ने का एक सादा अमली हल है, जिसे जापान ने पूरी दुनिया को मुफ्त में दिया। टैक्टाइल पेविंग, जो बसारत से महरूम अफराद के लिए हमदर्दी का एक ठोस इजहार है। सोनी वॉकमैन, जिसने ज़ाती तजर्बे पर तवज्जो दी। और क्वार्ट्ज घड़ी, जिसने कमाल की जुस्तजू में वक्त की पैमाइश में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये सब हकीकी दुनिया के मसाइल के अमली खूबसूरत हल हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल की तरफ ले आता है। जापानी फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि काम जब सही जज्बे के साथ किया जाए तो सिर्फ मसनूआत नहीं बनाता, ये बेहतर इंसान बनाता है। तो आज की दुनिया में जहां ऑटोमेशन तेज़ी से इंसानी काम की जगह ले रही है, उस काम की क्या कदर है जिसका बुनियादी मकसद उसे करने वाले इंसान को बेहतर बनाना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।